हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एससीईआरटी का बुक्स, और एससीईआरटी की जो किताबें हो जाती है सर्व शिक्षा अभियान बिहार सरकार की है। 8th क्लास का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 8th क्लास का हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में हम लोग 1885 से लेकर के 1947 तक के जो भी घटना है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा बुक हो जाता है एससीईआरटी का। और हम बार बार यही कहते हैं आप सभी लोगों से कि अगर आपको बौद्धिक थोड़ा सा बनना है, अगर अपने अंदर मौलिकता चाहते हैं, और ख़ास करके क्योंकि आपको ये बात पता है कि आप टीचर बनने वाले हैं, भावी टीचर हैं, और आपके हाथों से फ्यूचर का निर्माण होगा। अगर आप 70 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अध्ययन करना। क्योंकि अधिकतर प्रश्न अगर देखेंगे, पीटी हो या मेंस हो, बिहार के संदर्भ की अगर बात हो जाए तो एससीईआरटी के बगैर आपका काम नहीं चलता। इसके लिए आपको कहीं दूसरे सोर्स पे अगर डिपेंड होते हैं तो सोर्स आपको यहीं से ही निचोड़ के रूप में आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे, बहुत सारी घटना है, हम लोगों ने ध्यान दिया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे झंडा सत्याग्रह। आज हम लोग देखेंगे वो हो जाता है हम लोग का झंडा सत्याग्रह। आखिर झंडा सत्याग्रह क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता जब हमारे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो रहा था तो सबसे ज़्यादा समस्या जो नरमपंथी वर्ग के जो लोग थे, खास करके जो जब हम उनको उदारवादी कहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी भारत में। क्योंकि भारत में समस्या इसलिए पैदा हो गई क्योंकि राष्ट्रीय नेता को इस बात का चिंता था कि हमारे भारत के लोगों में राष्ट्रीयता के प्रति वो चाह जो है वो नहीं पैदा हो रही है। ब्रिटिश हुकूमत भी इस बात को समझती थी ब्रिटिश हुकूमत भी इस बात को समझती थी कि भारत में लोग जो हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता नाम का कोई चीज़ नहीं है। राष्ट्रीयता इसलिए कहा जाए कि राष्ट्रीयता एक भावना है, यह कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। यह लोगों का लगाव, अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट कहें या इमोशनल अटैचमेंट कहें, ये लगाव होता है। और जब लोगों के अंदर, उस देश के अंदर या उस भूभाग के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनको प्रेम हो जाए, उनका आस्था श्रद्धा इस देश के प्रति अगर हो जाए, तब उनके मन में आता है इस देश के प्रति अपने सर को समझिए कि न्यौछावर करना या गला कटाना। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे इस दुनिया में एक रावण ही था। रावण की भक्ति की अगर बात करें तो रावण की भक्ति कहा जाता है कि वो सर काट करके शिव का इस तरह वो भक्ति करते थे कि दुनिया में उतना बड़ा भक्त किसी का नहीं हुआ। और वही भक्ति आने के लिए देश के प्रति और इस भूभाग के प्रति तभी होता है जब आपके अंदर वो राष्ट्रीयता की फीलिंग जग जाती है। और इसी चेतना के विकास के लिए जितने भी हमारे भारत के राष्ट्रीय नेता थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जैसे आप देखते होंगे बाल गंगाधर तिलक ने तो बहुत सारा काम किया। उसके बाद फिरोज शाह मेहता को भी देख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भी बहुत सारे लोगों को जगाने की कोशिश की ताकि राष्ट्रीयता का भान हो जाए। सामाजिक सुधार आंदोलन में भी यही काम हो रहा था। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जो थे वो चाहते थे भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो सके। अगर हम लोग प्रथम से ही अगर देखें कि भारत के प्रति जो एक चाह और एक उम्मीद थी, और राष्ट्रीय नेता सिर्फ इसलिए काम कर रहे थे ताकि वो चाहते थे कि भारत में एक लोकतंत्र की स्थापना हो जिसमें लोगों का शासन हो। इसी में एक कड़ी हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा हो जाता है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह भी था, जैसे आप देखते होंगे जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर जब झंडा को फहराया गया, तब उस समय भारत के लोगों में ऐसी राष्ट्रीयता नहीं थी जो आज हम लोग कभी भी 26 जनवरी या 15 अगस्त को जिस तरीके से, जिस फील के साथ हम लोग, यानी कि जिस कह सकते हैं कि हमारी जो मनोदशा उस समय होती है या हमें जिस बात को लेकर गर्व होता है, वो चीज़ें 1929 में नहीं था। और जब लोगों के अंदर चेतना का विकास होने लगा, जब राष्ट्रीयता का एहसास होने लगा और राष्ट्रीयता का जो बीज जो था एक पेड़ के रूप में, एक विशाल वृक्ष के रूप में अपना स्वरूप को विकसित कर रहा था, तो उसी समय एक झड़प हो गई थी जिसको हम लोग झंडा सत्याग्रह कहते हैं। इसमें भारतीय कुछ ऐसे राष्ट्रीय या उग्र
पंथी लोग थे जो चाहते थे कि हम स्पष्ट रूप से ब्रिटिश हुकूमत के सामने हम झंडा को फहराएं, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के संदर्भ में किन की शहादत हो गई, कौन ऐसा व्यक्ति है जो झंडा फहराने के क्रम में ही शहीद हो गए। यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार के संदर्भ में हम सारी बातें पढ़ेंगे यहाँ से, और बिहार के संदर्भ में अगर मेंस की बात करें और पीटी की बात करें तो यहाँ से प्रश्न धड़ल्ले से पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे झंडा सत्याग्रह का जो प्रारंभ है वो 13 अप्रैल 1923 को होता है। 1923 में बहुत सारी घटनाएं घटती है। जैसे आप देखते होंगे 1922 में बिहार में कांग्रेस का सम्मेलन होता है जिसका अध्यक्ष होते हैं CR दास। 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण होता है जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के इलाहाबाद में इस संगठन का निर्माण करते हैं। हालांकि उनके मन में ऐसा रहता है कि विधान परिषद में चुनाव लड़ करके हम अपनी बातें शायद कह सकें, इनका एक उद्देश्य था। बाद में बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो इस एक जो फीलिंग्स थी इसका विरोध उन्होंने किया। इसी क्रम में यही बात चलते रहेगा कि जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया तो कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो चाहते थे, जैसे अभी भी देखते होंगे, अभी भी जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का टाइम आता है तो लोग अपने घर पे और अपनी गाड़ी वगैरह या कहीं भी कहें तो उसे ले करके चलते हैं। बड़ा गर्व फील होता है और लगता है कि हमारा जो प्रेम है, अगाध प्रेम जो हमारे देश के प्रति है, देश के प्रति अगर हम मर मिटते भी हैं तो हमें इस बात का परवाह नहीं होता है कि हमने कुछ गलत किया। उसी तरीके से जो ब्रिटिश हुकूमत उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर था, अभी अभी प्रथम विश्व युद्ध जीता था और उसके बाद बहुत सारे ऐसे नियम और कानून भारत में बनाए जा रहे थे। जैसे आप देखिएगा, आप साइमन कमीशन की बात करेंगे तो 1927-28 में जो आता है भारत में, 1919 का जो एक्ट है उसी के समीक्षा है तो भारत में आती है। और ये अगर हम लोग इस कड़ी की या अगर हम लोग इसके जड़े की बात करें तो यह जड़ें बहुत पुरानी हो जाती, ये नहीं है कि नया है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय नेता जो चाह रहे थे कि नहीं झंडा सत्याग्रह भी किया जाए, पूरा ज़ोर शोर से सारे लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फील करवाएं, तो ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का एहसास था कि नहीं, वो चाहते थे शुरू से ही। जैसे बंग भंग आंदोलन भी आप देखते हैं 1905 में, तो उनका ये मानना था कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रीय चेतना का विकास हो जाएगा तो फिर भारत में भारतीय लोग ज़्यादा दिनों तक गुलाम बन के नहीं रहेंगे। और गुलामी, कोई भी आदमी जो गुलामी की अधीनता होता है, जो गुलामी की बेड़ियाँ पहन के जो रहते हैं, ज़्यादा दिन तक किसी के पैरों में बांध के नहीं रखा जा सकता। ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का एहसास था और यही वजह था कि सारे राष्ट्रीय चेतना को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। उसी हथकंडे में भी झंडा सत्याग्रह को रोक और प्रतिरोध करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत समझिए कि अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं रह रही थी। और उन्होंने जब भारतीय लोगों को ये लगा कि नहीं हमको करना चाहिए, तब उन लोगों ने नागपुर में सत्याग्रह करने का प्रारंभ किया। यहाँ पे देखिए, कहता है कि न्यायाधीश के मनाही पर भी डीएसपी ने भीड़ पर हमला बोल दिया। डीएसपी जो था वो भीड़ पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। कई लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें जमुना लाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 को झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। और इस सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ बिहार के लोग भी थे। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह जो है कितने दिनों तक चला, तो 109 दिन हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और 1560 सत्याग्रहियों को सज़ा हुई, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि फैक्ट है। हम इस बात को ज़रूर समझेंगे क्योंकि जब भी कोई प्रश्न, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम जब देंगे तो बहुत ऐसे सवाल हैं, देखिएगा, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्ट एससीईआरटी से और एनसीईआरटी से उठा करके पूछ दिया जाता है। जैसे कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोगों के मार्केट में जो बाज़ार वादा किए रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे आप देखिए बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाज़ार के नोट्स पे ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बाज़ार के नोट्स पे ज़्यादा निर्भर होगा तो उसके लिए हमारे प्रश्न को बनाना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए उन्होंने कहा कि आपके अंदर मौलिकता होनी चाहिए और आपके अंदर बौद्धिकता होनी चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये भी कहा कि आपको कम से कम किताबों का अध्ययन करके आना चाहिए, तब हमारा जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। अनुकूलता की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, अतुल प्रसाद इस बात का जिक्र बार बार कर रहे थे कि 1.0 और 2.0 के लिए आपके जो प्रश्न रहेंगे वे SCERT से अधिकतर प्रश्न पूछा जाएगा। और आप देखिएगा 1.0 या 2.0 या 3.0 जो कैंसिल हो गया है पेपर, उसमें अधिकतर सवाल जो इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस की बात करें तो डायरेक्ट उठाया गया है। आप लोग पढ़िएगा एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। वहीं हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह कितने दिनों तक चला, तो याद रखिएगा 109 दिन हो जाएगा, 109 दिन। और पूछा ये भी जा सकता है कि कितने लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों को सज़ाएँ मिली, तो 1560 सत्याग्रही को सज़ा यहाँ पे मिली। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे सरकार का रुख जो है नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दिया गया, क्योंकि यहाँ तक देखा जाता है 1919 में जिस दिन महात्मा गांधी का सक्रिय रूप से जब राजनीति में प्रवेश होता है तो कांग्रेस की जो कायाकल्प होती है बिल्कुल बदल जाती है। बदल इसलिए जाती है कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सनालिटी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल को प्राप्त करता था, जो ब्रिटिश हुकूमत के मनोभाव को पढ़ता था, उस व्यक्ति के कंधे पर इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी बखूबी महात्मा गांधी ने इस कांग्रेस को इस ज़मीन से उठाकर आसमान तक फहराने की कोशिश की और लहराया भी। और इसी क्रम में बहुत सारे राष्ट्रीय नेता और बहुत सारे जनमानस, या ये कहें कि असहयोग आंदोलन में आप देखते होंगे पहली बार भारत के लोगों को आप कह सकते हैं कि कांग्रेस से सबसे ज़्यादा कुलीन वर्ग की बात करें या शिक्षित वर्गों के हाथों में थे, उसका नेतृत्व वहाँ से छीन करके महात्मा गांधी ने ज़मीन पर ला करके खड़ा किया। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, महिलाओं के बीच में, मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, इन सारे लोगों को बीच में कांग्रेस को ला करके मतलब समझिए कि नेतृत्व करने का मौका दिया। और इस तरीके से जन आंदोलन को विस्फोट करने में महात्मा गांधी का ये जो सत्याग्रह है बहुत ही ज़्यादा योगदान निभाया। और इसी योगदान में हम लोग देखते हैं कि लोगों के अंदर ये जो राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, उछाल मार रही थी। अंग्रेज़ी हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया कि हम ज़्यादा दिनों तक अब इसे दबा के नहीं रख सकते हैं। जैसे ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि शहीद हरदेव ने तिरंगे के समान में शहादत दी। आप यहाँ पे देखिएगा नागपुर झंडा सत्याग्रह में देश के कोने कोने से सत्याग्रही पहुँचने लगे। बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेदारी किनके पास थी, तो राजेंद्र बाबू के पास थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह में बिहार के कौन ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने झंडा सत्याग्रहियों को नागपुर में भेजा, तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, राजेंद्र बाबू हो जाते हैं। और बिहारी सत्याग्रहियों के जत्थे में एक युवक जिसका नाम था हरदेव नारायण सिंह भी थे, जो पटना जिला के अकबरपुर पालीगंज पथ पर अवस्थित गांव तोरनी के रहने वाले थे। हो सकता है ये भी प्रश्न आपसे पूछ सके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरदेव नारायण सिंह पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला है इनका घर, तो पटना जिला हो जाएगा। कौन सा, तो देखिए अकबरपुर पालीगंज पथ पर अवस्थित गांव का नाम हो जाता है तोरनी। इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और बनेगा भी। वे परिवार छोड़कर अपने साथियों अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह आदि के साथ नागपुर पहुँचे। कभी कभी साथियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में हुआ तो महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि हरदेव नारायण सिंह के साथ में कितने सहयोगी नागपुर झंडा सम्मेलन में पहुँचे थे, तो अवध बिहारी सिंह हो जाएंगे, व्यास सिंह हो जाएंगे, हरदेव सिंह, तीनों लोग होते हैं जो नागपुर पहुँचते हैं। और 18 जून 1923 को इन लोगों को कैद कर लिया गया और 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। खान पान की कठिनाइयों के कारण इनका स्वास्थ्य जो था बिगड़ने लगा और साथ ही सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफ़ी मांग जेल से छूटने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। बहुत सारे राष्ट्रीय नेता थे जो हरदेव सिंह को ये बोला गया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है,
क्योंकि जेल में उस तरीके से खान पान नहीं मिल रहा था, देख रेख नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे उनको सलाह दे रहे थे कि आपको अंग्रेज़ों के सामने झुक जाना चाहिए ताकि कम से कम इसका फ़ायदा आपको मिल जाए, लेकिन हरदेव सिंह झुकने से सीधे सीधे इनकार कर गया। आगे हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है इनके बारे में कि साथी सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफ़ी मांग जेल से छूटने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इनकी मृत्यु नागपुर जेल में ही हो गई। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए भी यही हो जाएगा, है ना। इनकी जो मृत्यु है किस जेल में हो गई, तो नागपुर जेल हो जाएगा। उस समय राजेंद्र बाबू भी उसी जेल में बंद थे। हरदेव नारायण सिंह का शव राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल और चित्तरंजन दास आदि को सौंपा गया। दाह संस्कार सबों ने मिलकर किया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधे पर ढोते रहे। आगे हम लोग देखेंगे अगली लड़ाई की तैयारी में क्या कह रहा है यहाँ पर। अगली लड़ाई की तैयारी में यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 को हो गया। असहयोग की आंदोलन की समाप्ति क्यों हुआ ये आपको सब पता है ना, क्योंकि वहाँ पे चौरी चौरा का घटना हो गई थी। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर के, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ऐसी घटना हो, जिसके वजह से नाराज होकर के, क्षुब्ध होकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा कर दिया। यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि समाप्ति के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ, है ना। 1922 का जो गया अधिवेशन है 1922 का, यह प्रश्न आपके बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया जाता है ना। CR दास के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। और कहता है कि गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। इसका तर्क था कि परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ चित्तरंजन दास की अगर बात करें, मोतीलाल नेहरू की बात करें, तो इन लोगों ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, क्योंकि इनका मानना था कि परिषद यानी कि विधान परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए, ताकि हमारी बातें वहाँ पे रखी जा सके। इसी बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, तो फरवरी 1923 में। इससे भी याद रखिएगा, कब, फरवरी 1923 में। ये भी प्रश्न हो सकता है मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरह दे दे, लेकिन याद रखिएगा फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया और पटना में ही इसकी आरंभिक बैठक हुई। लेकिन बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रभाव के कारण स्वराज दल क्या हुआ, असफल रहा, है ना। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनके कारण यह जो दल है, स्वराज दल जो है असफल रहा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से होता है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कभी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, है ना। क्या कहता है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। ये होता है आपको 1925 में। क्रम से एक पार्टी सर्वहारा वर्ग की प्रतिनिधि थी, तो दूसरी खुद को हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी, है ना। उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी। किसके बारे में कह रहा, RSS के बारे में। इसी दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया, है ना। इसी समय भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भक्तों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया और इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया,
एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ से इतने सारे सवाल जो हैं बनते हैं आपके लिए, इतने सारे जो सवाल हैं आपके लिए बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वराज पार्टी के रूप में, हालांकि हम आपको बता दें 70 बीपीएससी के लिए, 70 बीपीएससी के लिए स्पेशल पीटी का क्लास जो है वो चलाई जाएगी और यह आपका हो जाएगा 20 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है। टोटल चीज़ें एकदम फ्री में आपको मिलेगा। 20 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। टोटल का टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। पॉलिटी, बिहार स्पेशल, सारा चीज़ें आपको मिलेगा और एकदम पूर्ण रूप से एकदम बढ़िया तरीके से 70 को ध्यान में रखते हुए, और लगभग यहाँ से हम कोशिश करेंगे 110 प्रश्न को कवर करने का। 110 प्रश्न जो होगा, अगर आप मेरा क्लास को अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो 70 बीपीएससी में 110 से कहीं ज़्यादा आप स्कोर करके आएंगे, 110 प्लस करके आप आएंगे। ये उम्मीद है हमारा। अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो पक्का आएगा। डेली 2-3 क्लास, 3 क्लास आपको मिलेगा और हम 30 सितंबर के पहले ही यहाँ पे देखेंगे, 30 सितंबर के पहले ही सब कुछ हम यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट जो बारीकी रूप से होता है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस सेट भी आपको कोशिश किया जाएगा तुरंत ही स्टार्ट करने का। प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित भी रहेगा और आपको 150 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता रहेगा। सब्जेक्ट है हम लोग पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से अच्छे से एकदम फ्री में आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। 70 बीपीएससी के लिए 30 सितंबर के पहले इसे कंप्लीट करेंगे और वो भी अच्छे तरीके से। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं, डेली कम से कम हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो 110 प्लस करके आएंगे, आप सेफ जोन में माने जाएंगे। आप गारंटेड ये रहेगा कि 70 बीपीएससी का मेंस लिखेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं होता है, बीपीएससी को कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। अगर आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हैं, एक रणनीति और एक डिसिप्लिन में अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप यानी कि समझिए कि आप फाइट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ईजिली तरीके से। और हम लोग जिस तरीके से आपको इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर्स, ये सारा चीज़ें जो बताएंगे वो एकदम आपके एग्ज़ाम के व्यू से ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया और इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का जो लाहौर अधिवेशन आप देखते हैं, इसी में यह पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था। और यहाँ पे देखिए 26 जनवरी जो 1930 को लाहौर में, कहाँ पे तो यह प्रश्न पूछता है, रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया था। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पर। और ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा बहुत बार, है ना। यहाँ पे देखिए कि न्यूज़पेपर का यहाँ पे मिलेगा, इसमें दिया गया है, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद, है ना, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे असेंबली हॉल में आप देखेंगे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों मिलकर के खाली जगहों पे ही बम पटकते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक रखने के लिए किसी को वहाँ पे हत्या करने का मनसा नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी बातें सुनी जाए और हमारे भारत की जो समस्या है उसका निदान हो सके। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगत सिंह बहुत बड़े एक क्रांतिकारी वीर योद्धा थे और उन्होंने उस समय, आप देखिएगा न्यूज़पेपर का कुछ कटिंग है, पढ़िएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। वही सब चीज़ें हैं जो स्पष्ट यहाँ से दिख नहीं रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट।